हेलो एवरीवन। इट्स मी दीपक हेयर। और आज मैं आप लोग को पॉलिटी का नेक्स्ट सीरीज़ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में फंडामेंटल राइट से जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, है ना, और उनका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो सारा आप लोगों के बीच क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न भारतीय संविधान में इसलिए लाया गया क्योंकि समाज में आ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, है ना। एक दूसरे के द्वारा एक्सप्लॉइट करना, या तो अनटचेबिलिटी हो गया, या तो गवर्नमेंट के थ्रू उनके अधिकार का हनन हो रहा था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया गया। और यह जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान का भाग 3 है। और भाग 3 में ये बताया गया है कि अगर आपका ये जो 6 फंडामेंटल राइट है, इस 6 फंडामेंटल राइट में अगर आपका कोई आपके अधिकार का हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, है ना, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ताकि आपका जो न्याय है वो मिल सके। तो फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब अगर आपका हनन होता है तो आपके उनके खिलाफ शिकायत करने के बाद आपको न्याय मिलेगी। लेकिन डीपीएसपी में क्या होता है, वो नॉन जस्टिसेबल है ना। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी वो ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है, तो उसके खिलाफ आप केस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बेसिक डिफरेंस यही है। फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब इसमें यह है कि 6 फंडामेंटल राइट्स है। जैसे पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। और दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। और तीसरा है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, 29 और 30। लास्ट वन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। अब ये सारे जो फंडामेंटल राइट दिख रहे हैं वो सारा मैं एक एक करके सारा को डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से 32 ही है, तो इसके जबकि यहाँ पे 12 से 35 है। तो 12 को और 13 को मैं पहले डिफाइन करता हूँ, उसके बाद सारे जो मौलिक अधिकार है उसको मैं आपके समक्ष बताऊंगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है वो ये बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य का मतलब ये नहीं कि झारखंड, बिहार, यूपी वो राज्य नहीं। राज्य का मतलब ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप किसके अगेंस्ट, आप किसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपका अगर स्टेट में है, वो स्टेट यूपी वगैरह वो ही सिर्फ नहीं, यहाँ पे ये दिखाइए। स्टेट का मतलब है कि केंद्र सरकार, केंद्र गवर्नमेंट या केंद्र सरकार और पार्लियामेंट, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका, इसमें भी दोनों। लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं स्थानीय स्तर की सरकार, जिसको पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के रूप में देखते हैं हम लोग। लास्ट वन है एनी इंस्टीट्यूशन। एनी इंस्टीट्यूशन में वैसा इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं ये जैसे हो गया एलआईसी, हो गया ओएनजीसी, हो गया सेल, हो गया गेल, हो गया। ये चारों चीज़, ये चारों चीज़ जो है वो डेफिनेशन स्टेट के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कौन सा स्टेट नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन या तो वैसा बॉडी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, जो ऑटोनॉमस बॉडी होता है, उसको राज्य नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे एनसीईआरटी, बीसीसीआई। तो अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि सर एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फंड देती है ना, और मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है देखने में। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड 2 केस हुआ था। एक हुआ था सभाजीत तिवारी वर्सेस इंडिया केस, जो 1975 में हुआ था। एक केस हुआ था चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी केस, ये 1991 में हुआ था। अब इस दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि एनसीईआरटी हालांकि कंट्रोल तो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसीलिए इनको राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, अर्थात आर्टिकल अनुच्छेद 12 के तहत नहीं रखा जाएगा। अब आर्टिकल 13 और आर्टिकल जो, अब देखिए आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 12 तक तो हम लोग ने क्लियर किया, अब आर्टिकल 13 को अच्छे से समझिए। आर्टिकल 13 ये बोलता है मौलिक अधिकारों के असंगत कानून। इसमें जो है इसमें ये आर्टिकल 13 को समझने के लिए हम लोग को 2-3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का डिसीजन दे दिया, है ना, और उस डिसीजन को वो फिर से रिव्यू करने का पावर उसके पास है। या तो ये समझिए कि लेजिस्लेचर के द्वारा और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा कोई बिल को पास करके जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास भेजा गया, तो उनके पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर पाए, है ना, रिव्यू करे। तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो अब आर्टिकल 13 को समझने के लिए यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, और इसको बोलते हैं पृथक
करणीयता का सिद्धांत, ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये बताता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं वे उस सीमा तक शून्य या वाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान जब लागू हुआ तो उसके पहले बहुत सारे कानून बने हुए थे, तो वो कानून अगर मौलिक अधिकार को जहाँ तक हनन करता है तो वहाँ तक वो लॉ जो हैं प्रीवियस लॉ वो वाइड हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। वो आर्टिकल 13 का फर्स्ट 1 बताता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बताता है कि राज्य जो है स्टेट का डेफिनेशन मैंने बताया था आर्टिकल 12 में, तो राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता है। ये अनुच्छेद 13 का 2 बताता है। अब 13 का 3 क्या बताता है? 13 का 3 ये बताता है कानून के बारे में, लॉ के बारे में। इसमें ये बताया गया है, आर्टिकल 13 का 3 ये बताता है कानून के बारे में। कानून का मतलब ये नहीं कि केवल संसद ही कानून बनाए, वो संसद के द्वारा कानून बनाया कि केवल वही नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, अध्यादेश पास किया जाता है ना, वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ रूढ़ियाँ और प्रथाएं भी लॉ के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत आएंगे। ये अनुच्छेद 13 का 3 बताता है। अब यहाँ पे आइए, अनुच्छेद 13 का जो 4 है ना, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। 13 का 4 ये बताता है कि संसद संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को बदल सकता है या नहीं। तो इसके लिए है ना बहुत सारे केस हुआ था, और फाइनली जो लास्ट केस का जो अपडेट आया था केशवानंद भारती केस 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकार को बदल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचा को नहीं बदल सकता। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, मूल ढांचा का मतलब ये होता है कि वैसा ढांचा जिससे वे संविधान हमारा बना है ना। जैसे संविधान में जो मूल चीज़ें हैं, जैसे हो गया आपका DPSP, फंडामेंटल राइट है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ है ना, और जुडिशियल रिव्यू, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर वाली चीज़ों को संसद क्या कर सकती है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसमें संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है। अब आगे का जो आर्टिकल है 14, 15, 16 वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और ताकि मैं आप लोगों के बीच और भी अच्छे से कंटेंट को ला सकूं और आप लोग को कुछ बता सकूं। धन्यवाद।